तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटर। इट इज एक्चुअली ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और इसको लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर बोला जाता है। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, आर स्टैंड फॉर रसिस्टर, सी स्टैंड फॉर कैपेसिटर। इसके फीडबैक में ये दो एलिमेंट लगे होंगे, रसिस्टर लगा होगा और कैपेसिटर लगा होगा, पेयर में लगा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द ऑसिलेटर सर्किट दैट प्रोड्यूसेस साइन वेव, ये साइन वेव प्रोड्यूस करता है यूजिंग ए फेज शिफ्ट नेटवर्क मेड अप ऑफ रसिस्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन फीडबैक सर्किट इज नोन एज आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अब इसका कंस्ट्रक्शन में सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सर्किट डायग्राम मैंने दो तरीके से बनाया, दोनों आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का ही सर्किट डायग्राम है ये दोनों। एक में बीजेटी लगाया है मैंने, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एक में मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाया। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर विच यू विल स्टडी लेटर ऑन। अभी पढ़ोगे आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, तो इसको भी बना लेना है और जब हम इसके वर्किंग को बताएंगे तब जाकर के आपको इसमें इसको यूज करना। अब एग्जाम में कौन सा डायग्राम बनाना है सर, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एग्जाम में अगर उसने मेंशन कर दिया कि आपको ट्रांजिस्टर के मदद से बनाना है तब तो वही डायग्राम बनेगा, या फिर मेंशन कर दिया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मदद से बनाना है तो ये डायग्राम बनेगा। अदरवाइज मेंशन नहीं किया है तो आप फ्री हैं, कोई सा भी डायग्राम बना सकते हैं। ये वाला डायग्राम थोड़ा ज्यादा प्रेफर होता है, तो ये डायग्राम ही हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। अदरवाइज आप इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से भी इसको बना सकते हैं और बीजेटी से भी बना सकते हैं। अब इसमें आप एक बात देखो कि यहाँ पे ये फीडबैक सेक्शन, यहाँ पे इसका फीडबैक सेक्शन मैंने ब्लू कलर से बनाया है। इसका फीडबैक कहाँ पे है, ये है, ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, दिस सेक्शन इज द फीडबैक सेक्शन, और ऊपर वाला सेक्शन जो है वो एम्पलीफायर सेक्शन है। दिस इज व्हाट, फीडबैक सेक्शन, और ऊपर वाला सेक्शन एम्पलीफायर सेक्शन है। ये जो ऊपर का आप देख रहे हैं ये एम्पलीफायर का सेक्शन है, ये एम्पलीफायर का सेक्शन है, ये फीडबैक का सेक्शन है। आप देखो इसके फीडबैक में पेयर ऑफ रसिस्टर एंड कैपेसिटर लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर पड़ा है। अब ये पेयर ऑफ जो हमारा यहाँ पे रसिस्टर का पेयर है, एक पेयर आरएनसी, एक पेयर आरएनसी 60 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है। एक पेयर ऑफ आरएनसी विल प्रोड्यूस 60 डिग्री फेज शिफ्ट। तो कितने पेयर है, 1 2 3, 3 पेयर है, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करेगा। और हम यही चाहते हैं कि मेरा फीडबैक जो सर्किट हो वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करे, क्योंकि ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर है। ये कैसा एम्पलीफायर है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। देखो ना, इनपुट बेस पर दिया, आउटपुट कलेक्टर से बाहर निकाला, इमीटर टर्मिनल इसको बोलते हैं, ये कॉमन टर्मिनल है। तो आप जानते हैं कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये सेक्शन तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, इस सेक्शन को भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करना होगा, तब जाके यहाँ पर जो फेज शिफ्ट होगा वो 360 होगा। और ये हमारा बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया का सेकंड रूल है, सेकंड रूल जो मैंने बताया है। तो एक सेक्शन 60, 3 सेक्शन 60 प्लस 60 प्लस 60 और 60 टू 3 180 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन 180 डिग्री, और ये ऊपर वाला जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप जानते हैं ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है। तो सिग्नल जो हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे जो सिग्नल हम देंगे, सिग्नल जो इसके बेस पर आएगा, इनपुट सिग्नल जो कि हम दे नहीं रहे, कहीं ना कहीं से ये इनपुट सिग्नल लेता है। आपको पता होगा ये डीसी सप्लाईज को एसी में कन्वर्ट करता है, तो ये इसको क्या करेगा, एम्पलीफाई तो करेगा, लेकिन इसके फेज को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। सम पार्ट विल बी टेकन हेयर एंड दैट पार्ट विल बी अगेन व्हाट, गिवन टू द फीडबैक आफ्टर फेज शिफ्टिंग। तो ये हम लोग फिर से इसको हम वापस क्या करते हैं, ये स्मॉल पोर्शन को लौटा देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हमको यहाँ पे कंटिन्यूअस ये पूरा प्रोसेस चलता जाता है, और एक प्रकार से हमको ये सिग्नल यहाँ पे क्या होता जाता है, मिलता जाता है। ये लो फ्रीक्वेंसी साइन वेव को क्या करता है, जनरेट करता है। सेम चीज यहाँ भी हम लोग बता सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन है आपका, तो ये फीडबैक सेक्शन इंपॉर्टेंट है। फीडबैक सेक्शन कंटेन पेयर ऑफ आर एन सी, आर रसिस्टर, सी कैपेसिटर। ईच पेयर ऑफ आर सी विल प्रोड्यूस 60 डिग्री फेज शिफ्ट, सो टोटल 3 पेयर।
so it will produce what 180 degree, and common emitter section amplifier is also producing 180 degree. So 180 plus 180 across the closed loop, it will produce the phase shift of about 360 degree, which is nothing but the required condition for oscillation, which is the required condition of what oscillation. तो बार्कहाउजेन का अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो वो ऑसिलेटर के रूप में काम करेगा, दूसरा ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो दूसरा फुलफिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रॉस ए क्लोज लूप टोटल फेज शिफ्ट कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। यही चीज हम यहाँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द वर्किंग। हम इसके वर्किंग को आप लोग को लिखवा देंगे, पहले आप इतना लिख लें। नेक्स्ट हम लोग आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का वर्किंग या फिर ऑपरेशन हम देखेंगे कि आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर किस तरह से वर्क करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसके सर्किट डायग्राम को देखा। आपने देखा कि इसके सर्किट डायग्राम को हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर से क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसमें आपने देखा कि इसके फीडबैक नेटवर्क में आप 3 पेयर ऑफ आरसी का क्या होता है, एक नेटवर्क बना होता है। आर मतलब रसिस्टर, सी मतलब कैपेसिटर। पेयर ऑफ आरसी जो वहां पे लगा हुआ था, आप सर्किट डायग्राम को देख सकते हैं। ईच पेयर विल गिव द फेज शिफ्ट ऑफ 60 डिग्री। तो वी यूज हियर 3 पेयर, 3 पेयर यूज किए हैं। कितना करेगा वो, 3 पेयर यूज करेंगे तो 60 प्लस 60 प्लस 60 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 80। और यही हम चाहते हैं कि हमारा जो फीडबैक सेक्शन हो वो कितना फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करे, 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करे। ठीक है। इसके अलावा हम 3 पेयर के जगह पे 6 पेयर भी लगा सकते हैं। मल्टीपल ऑफ व्हाट, 3, 6 पेयर लगा सकते हैं, 9 पेयर लगा सकते हैं। इस तरह से हम लोग पेयर्स को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जो आपको कंस्ट्रक्शन बताया है उसमें केवल और केवल 3 पेयर का यूज किया है। उसी हिसाब से हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। चलिए, तो वर्किंग में क्या है, वर्किंग में आपको यही देना है कि जो फीडबैक सेक्शन से ऊपर में जो सेक्शन लगा हुआ है वो एक एम्पलीफायर सेक्शन है। एम्पलीफायर सेक्शन क्या करेगा, तो एम्पलीफाइड सिग्नल प्रोड्यूस करेगा एट द आउटपुट। अच्छा, जो एम्पलीफायर सेक्शन है ऊपर वाला, आप सर्किट डायग्राम को अपने पास रखेंगे। यहाँ पे सर्किट डायग्राम है नहीं, मैंने उसको मिटा दिया है। तो जो एम्पलीफायर सेक्शन है, एम्पलीफायर सर्किट है, उसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का एम्पलीफायर लगा है आप चेक करके देख लो। वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। आप देखो इनपुट, हम लोग जो इनपुट वाला पार्ट है, भले इनपुट तो नहीं दे रहे लेकिन इनपुट वाला पार्ट वो बेस के तरफ है और आउटपुट जहां से फिर फीडबैक लिया गया वो कलेक्टर के पास। अगर आप चेक करोगे तो इमीटर टर्मिनल इज द कॉमन टर्मिनल एंड सो दिस टाइप ऑफ बायसिंग इज कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो अब जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, उस कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आप जानते हैं कि अगर हम इनपुट में कोई सिग्नल दें तो एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई तो करेगा लेकिन 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। इसका सीधा सा ये मतलब है कि उस पूरे ऑसिलेटर में जो ट्रांजिस्टर से जो मैंने एम्पलीफायर ऊपर में दिखाया है वो भी आउटपुट में 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा और उससे जो फीडबैक लगाए हैं तो फीडबैक सेक्शन भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ओवरऑल लूप में अगर हम लोग टोटल फेज शिफ्ट की बात करें तो 180 प्लस 180 इक्वल टू 360 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन टू सस्टेन द ऑसिलेशन अकॉर्डिंग टू बार्कहाउजेन क्राइटेरिया। बार्कहाउजेन क्राइटेरिया यही बोला था कि टोटल फेज शिफ्ट कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, 0 होना चाहिए या मल्टीपल होना चाहिए इन द क्लोज लूप में होना चाहिए। अगर ये कोई चीज फॉलो करेगा तो सस्टेन करेगा ऑसिलेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन द ऑसिलेशन। और मैंने ये भी बात बताया है कि अगर कोई भी एक कंडीशन, जनरली ये 360 वाला कंडीशन अगर कोई फुलफिल करता है तो दूसरा कंडीशन अपने आप एप्लीकेबल होगा उसके अंदर और ये एक ऑसिलेटर बन जाएगा। इट विल प्रोड्यूस ए सिग्नल आउटपुट which is having the sustain oscillation। इसका ऑसिलेशन क्या होगा, सस्टेन होगा। दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ये सिंपल वर्किंग है, यही आपको एग्जाम में लिखना है
और यही आपसे रिक्वायर भी होगा। ठीक है, जो कॉपी चेक करेंगे तो यही चीज मेनली देखेंगे कि आपने ये चीज पॉइंट आउट किया है कि नहीं कि ये सस्टेन ऑसिलेशन करेगा तो बार्कहाउज़ेन के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा और ये 360 डिग्री लूप बनाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पे। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? ये जो सिग्नल आउटपुट में प्रोड्यूस कर रहा है जिसका सस्टेन ऑसिलेशन है, उस सस्टेन ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। एक्चुअली आप अगर देखें तो इसका डेरिवेशन भी है, बट डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, हमारे लिए रिक्वायर नहीं है डेरिवेशन, इसलिए हमने डेरिवेशन उसका नहीं किया है। थोड़ा सा लंबा एक या 1.5 या 2 पेज का जाता है डेरिवेशन, उसके सर्किट को बाहर निकालते हैं, केसीएल केवीएल का कंटिन्यूअस एप्लीकेशन करते हैं 4 या 5 स्टेप में, तब जाके इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आता है। तो हमारे लिए वो रिक्वायर नहीं है, हमको तो सिर्फ और सिर्फ उसका फॉर्मूला जानना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय एफ नॉट 1/2 पाई आरसी रूट अंडर 6। अब ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अकॉर्डिंग टू आवर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्किट है, केवल 3 पेयर हमने उसमें यूज किया है, इसलिए यहाँ पे 6 हुआ है। अगर हम उसमें n नंबर ऑफ स्टेज यूज करेंगे आरसी का, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2n। अगर मान लेते हैं हम वहां पे 6 पेयर यूज कर रहे 6 पेयर यूज कर रहे तो हमारा वो फॉर्मूला हम लोग तरीके से यूज करेंगे। इन जनरल हम लोग फॉर्मूला जो है वो 3 पेयर के लिए ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया वेयर आरसी इज द रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ फीडबैक नेटवर्क। याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि एम्पलीफायर नेटवर्क का आप इसमें आर और सी का वैल्यू कर देंगे, नो। आर और सी जो है वो फीडबैक में जो रेसिस्टर और कैपेसिटर जो फीडबैक में जो पेयर के रूप में लगा है उसी की यहाँ पे वैल्यू पुट होगी। अगर न्यूमेरिकल देता है तो आपको उसी आर और सी का वैल्यू पुट करना है जो इसके पेयर में हो, अदरवाइज किसी प्रकार का कोई भी ऊपर से आपको आर और सी का वैल्यू पुट नहीं कर देना है। ठीक है, फीडबैक नेटवर्क में जो रेसिस्टर कैपेसिटर जो पेयर के रूप में लगा होगा उसमें आर और सी की वैल्यू हम लोग जनरली तीनों जितने भी पेयर यूज करते हैं सबका आर और सी का वैल्यू इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली, हम लोग इक्वल लेकर के चलते हैं, इक्वल आप पुट करेंगे। ठीक है, चलिए इसके एडवांटेज को अगर हम डिस्कस करें, इसके डिसएडवांटेज को डिस्कस करें, इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करें। एडवांटेज में है कि आप देखोगे कि किसी प्रकार का कोई हैवी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसमें नहीं लगा है। जैसे एक ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर बल्की होता है, हैवी होता है, बल्की होता है, ज्यादा पावर वो रिक्वायर करता है, तो ट्रांसफार्मर का यहाँ पे जरूरत नहीं है। उसी तरह इंडक्टर भी इसमें नहीं लगा हुआ है। आप देखोगे कि इंडक्टर जहां पे होता है वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। और अगर दो इंडक्टर पास पास होगा, अगर दो इंडक्टर पास पास होगा तो दोनों में कपलिंग होने लगता है जिसको म्यूचुअल कपलिंग बोलते हैं। सेल्फ कपलिंग के साथ साथ म्यूचुअल कपलिंग भी होता है, वो एक दूसरे को कपल कर लेते हैं और वहां पर भी एक वो इंपीडेंस वहां पे वो रिएक्टेंस जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे नहीं है। इंडक्टर कैपेसिटर के मुकाबले, अगर आप इंडक्टर की बात करें तो कैपेसिटर के मुकाबले इंडक्टर थोड़ा ज्यादा हमारा क्या होता है, टफ कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे कैपेसिटर का भी यूज हमने जो किया है वो कैपेसिटर हमारा सिंपल कैपेसिटर होगा। अगर इंडक्टर होता तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल कपलिंग करता, कैपेसिटर म्यूचुअल कपलिंग नहीं करता है, तो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करता है। एक दूसरे से इंटरेक्शन के कारण भी वहां पे क्या होगा, इंपीडेंस का क्या होगा, फॉर्मेशन। ठीक है, इंपीडेंस कहने का ये मतलब है, आप ये समझिए कि कैपेसिटर इज व्हाट इजी एज कंपेयर टू व्हाट इंडक्टर। इंडक्टर के मुकाबले कैपेसिटर का जो वर्किंग है वो इजी है। यही कारण है कि यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं, इंडक्टर का यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आपको प्रोवाइड कराएगा। और एक और एडवांटेज जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, पहले मैं बता चुका हूँ, ये प्योर साइन वेव को क्या करता है, जनरेट करता है। ये साइन वेव SINE जो साइनोसॉइडल वेव का साइन वेव होता है उसको ये क्या करता है, जनरेट करता है। यू कैन ऑल्सो मेंशन इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेबलाइजेशन जो होता है आउटपुट सिग्नल का, जो साइन वेव का, वो अच्छा होता है। एंड कॉस्ट इसका क्या होता है, लेस कॉस्ट या लो कॉस्ट आप बोल सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ठीक है, तो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। एंड नेक्स्ट डिसएडवांटेज, सबसे पहले तो इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट करवाना बहुत मुश्किल होता है। देयर इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू स्टार्ट ऑसिलेशन, और जब तक ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं होगा तो सस्टेन की बात तो नहीं हो सकती ना, सस्टेन की बात नहीं हो सकती। यही मतलब समझो कि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा
तो हम उसको बचा के कैसे रखें? नहीं ना रखें। पहले बचाने के लिए तो पैसा होना चाहिए। अगर पैसा ही नहीं है मेरे पास तो कैसे बचा के रखें? ठीक है। तो सस्टेन ऑसिलेशन मतलब क्या है कि पहले तो ऑसिलेशन होना चाहिए ना, स्टार्ट होना चाहिए, तब उसको वो सस्टेन करके रखेगा। ठीक है। तो ये चीज है। आउटपुट प्रोड्यूस इज स्मॉल, स्मॉल आउटपुट प्रोड्यूस होता है उसमें। एप्लीकेशन इसका देखो बहुत ज्यादा नहीं है, कहीं कहीं पे एप्लीकेशन है। मोस्ट कॉमन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का यूज किया जाता है। ठीक है। जीपीएस यूनिट में, ग्लोबल पोजिशनिंग में हम लोग जो है उसमें यूज करते हैं। तो ग्लोबल पोजिशनिंग जो होता है हमारा जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होता है, उसमें इसके इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इसके डिवाइसेस जो होते हैं उसमें आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का यूज करते हैं। वॉइस सिंथेसाइजर, यहाँ पे वॉइस में कुछ सिंथेसाइजेशन करना हो, वॉइस में कुछ चेंजिंग करना हो, वॉइस को सप्रेस करना हो, वॉइस को एक्सपेंड करना हो, ये सारे प्रोसेस तो हम लोग अभी भी करते हैं। अपने वॉइस को फास्ट कर लेते हैं, स्लो कर देते हैं, बहुत तरीके का सिंथेसाइजिंग होता है। ठीक है ना, में बहुत तरीके का मॉडिफिकेशन होता है, सिंथेसाइजिंग होता है। उस सिंथेसाइजिंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है तो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का यूज करते हैं। This is all about the RC phase shift oscillator. This is one of the first audio frequency oscillator, low frequency oscillator, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का इसका रेंज होगा। ठीक है। कुछ ऑसिलेटर्स ऐसे आए हैं इसका रेंज 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा भी होता है। ठीक है। लेकिन हम मोस्ट कॉमन 20 किलो हर्ट्ज की बात करते हैं, 20 हर्ट्ज से 20, इसलिए इसका नाम ऑडियो फ्रीक्वेंसी पड़ा है, क्योंकि ऑडियो मीन्स व्हाट, वॉइस। वॉइस हमारा जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। नाउ सेकंड टाइप ऑफ ऑसिलेटर व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी आफ्टर दिस, दैट इज नथिंग बट वेन्स ब्रिज ऑसिलेटर। इसमें हम लोग एक ब्रिज का यूज करेंगे इन फीडबैक नेटवर्क, नोन एज व्हाट, वेन्स ब्रिज। ठीक है। So first of all, write down this all and then after we will see the second part. सेकंड हमारा ब्रिज है वेन्स ब्रिज ऑसिलेटर। ये भी एक प्रकार का ब्रिज है, इसमें एक ब्रिज का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो ब्रिज एक प्रकार का जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। और सबसे पहले तो आप ये जाने कि ये भी एक साइन वेव को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो वेन्स ब्रिज जो है ये एक साइन वेव प्रोड्यूस करता है और इसका यूज हम लोग किस चीज में करते हैं, तो इसका यूज हम लोग प्योर साइन वेव में करते हैं। इससे पहले भी आपने आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर देखा, उसका यूज कहाँ होता है, साइन वेव जनरेशन में होता है। तो इसका भी यूज हम लोग साइन वेव जनरेशन में करते हैं। ठीक है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके अंदर हम लोग दो ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। अगर हम ट्रांजिस्टर के मदद से इसको बना रहे हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के मदद से, इसमें दो ट्रांजिस्टर का यूज होता है। ठीक है। एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन जहां पर केवल और केवल एक ट्रांजिस्टर का यूज किए थे। इसको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थ्रू भी बना सकते हैं। ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ठीक है। ये हमारा क्या है, ओपेम है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, शॉर्ट में इसको ओपेम बोला जाता है, आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है। और ये हमारा ट्रांजिस्टर के मदद से हमने बनाया है। लेकिन जो वर्किंग इसका है वो हम लोग ट्रांजिस्टर के मदद से क्या किए हैं, इसको एक्सप्लेन किए हैं। ओपेम के मदद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दो सेक्शन इसके अंदर लगे हुए हैं, एक एम्पलीफायर सेक्शन, दूसरा फीडबैक सेक्शन। एम्पलीफायर सेक्शन में तो ट्रांजिस्टर लगा या फिर ओपेम लगा हुआ है। फीडबैक सेक्शन में आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज लगा हुआ है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, या फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। ये कहाँ लगा हुआ है, फीडबैक सेक्शन में लगा हुआ है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज जो है यही फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिसाइड करता है कि ये जो आउटपुट में वेव प्रोड्यूस करेगा जो कि साइन वेव है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। सो इट हैज हाउ मच फ्रीक्वेंसी, यहाँ जो आउटपुट में साइन वेव जो जनरेट होगा, जस्ट लाइक दिस, दिस साइन वेव विल हैव सस्टेन ऑसिलेशन। ठीक है। और इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, दैट विल बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दिस ब्रिज नेटवर्क। इस ब्रिज नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। हम लोग इसके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को निकालते हैं आफ्टर बैलेंसिंग द ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक कंसेप्ट है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस तभी कहलाएगा जिसके सामने का जो इंपीडेंस का प्रोडक्ट होना चाहिए वो इसके नेक्स्ट आर्म के
फ्रंट का इंपीडेंस का प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसका टोटल इंपीडेंस निकालेंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसके साथ टोटल इंपीडेंस निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे। तो खैर हमको अभी इतना नहीं जानना है, हमको तो बस इतना ही जानना है, ये जो ब्रिज नेटवर्क है जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क जो होगा वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, चलते इसके ऑपरेशन की बात करते हैं। तो देखो ऑपरेशन बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, हमको तो केवल और केवल ये दिखा देना है कि ये 360 डिग्री का क्या करता है, फेज शिफ्ट ओवर ए क्लोज लूप में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। अगर आप देखें यहाँ ट्रांजिस्टर की बात करें, वर्किंग इसी से एक्सप्लेन किए हैं। दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एक T1 एंड T2। दोनों ट्रांजिस्टर जो है वो 180 और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि दोनों कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है। आप चेक करके देखो, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो टोटल फेज शिफ्ट विल बी 360 डिग्री इटसेल्फ। ये जो आप क्लोज लूप में यहाँ पे जो सिग्नल आएगा, जिसको हम फीडबैक सिग्नल, यहाँ पे जो सिग्नल आएगा, ठीक है, जिसको हम इनपुट टू द फीडबैक बोलेंगे, सिग्नल का फेज शिफ्ट कितना होगा, 360 होगा, बिकॉज ईच ट्रांजिस्टर कैन प्रोड्यूस 180 डिग्री फेज शिफ्ट। और ये जो बैलेंस ब्रिज आप देख रहे हैं, ये किसी प्रकार का कोई फेज शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, ये 0 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है। ऊपर से आया कितना, 360। कैसे 360, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट सिग्नल में। तो टोटल फेज शिफ्ट अगर हम इस लूप में यहां तक बोले तो 360 होगा, और ये 0, मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल फेज शिफ्ट अगर हम इनपुट में बोले तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, और 360 डिग्री फेज शिफ्ट जो होता है टू सस्टेन द ऑसिलेशन, सस्टेन ऑसिलेशन करने के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, अब इसमें फीडबैक की बात होगी, तो इसमें पॉजिटिव फीडबैक भी है, निगेटिव फीडबैक भी है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव फीडबैक भी है, निगेटिव फीडबैक है। R3 और R4 जो होगा वो क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज इट इज डिवाइडिंग द वोल्टेज, ये वोल्टेज लेवल को डिवाइड करता है। तो R3 एंड R4 इज द पोटेंशियल डिवाइडर, whereas this is known as this circuit is known as what, पॉजिटिव फीडबैक। ये पॉजिटिव फीडबैक प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि यही एक प्रकार का ऐसा ऑसिलेटर होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों होता है। पॉजिटिव फीडबैक टू सस्टेन द ऑसिलेशन एंड नेगेटिव फीडबैक टू रिड्यूस द गेन, नेगेटिव फीडबैक टू रिड्यूस द गेन एंड पॉजिटिव फीडबैक टू सस्टेन द ऑसिलेशन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ऑसिलेटर है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फीडबैक का। हालांकि मोस्ट ऑफ द केस आप देखोगे कि पॉजिटिव फीडबैक का ही यूज करते हैं हम लोग, नेगेटिव फीडबैक का यूज नहीं करते हैं। इससे पहले भी आपने आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर देखा था, इसमें हम लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक का यूज किया था। लेकिन यहाँ पर ये एक ऐसा ऑसिलेटर है जिसमें नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव फीडबैक का यूज होता है। पॉजिटिव फीडबैक टू सस्टेन द ऑसिलेशन एंड नेगेटिव फीडबैक टू रिड्यूस द गेन, क्योंकि अगर हम गेन को रिड्यूस नहीं करेंगे तो गेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और दो ट्रांजिस्टर गेन को ज्यादा एम्पलीफाई करेंगे। दिस इज द वर्किंग ऑफ द वेन्स ब्रिज ऑसिलेटर, ये वर्किंग है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन को लिखेंगे, ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिखें आप। इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन को आप लोग नोट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, तो हाई गेन प्रोड्यूस करेगा। हालांकि बहुत ज्यादा गेन इससे अगर हमको मिलता है तो वो हमारे लिए एडवांटेजियस नहीं है, इसलिए हम लोग निगेटिव फीडबैक से गेन को लिमिट किए रहते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। यहाँ कैपेसिटर के वैल्यू को वेरी करके आप इसके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो है गुड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। आपने पहले आरसी फेज शिफ्ट में भी देखा था कि वो गुड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी को क्या करता है, अचीव करवाता है। प्योर साइन वेव यहाँ जनरेट होगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो आप देख रहे हो कि लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट है, साइज इसका बहुत बड़ा होगा, कंपोनेंट की संख्या बहुत ज्यादा है, दो ट्रांजिस्टर एक ब्रिज का यूज कर रहे हैं हम लोग।
सुटेबल टू जनरेट ओनली ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ये सुटेबल नहीं, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, केवल लो फ्रीक्वेंसी ही प्रोड्यूस करेगा। दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। ये आप इसे पहले वाले में भी डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत जगह यूज नहीं होता, बहुत कम जगह यूज होता है। ऑडियो टेस्टिंग के लिए, क्लॉक सिग्नल फॉर टेस्टिंग फिल्टर के लिए, और पावर एम्पलीफायर में हम लोग डिस्टॉर्शन मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे। इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी होता है, एंड दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस सर्किट विल बी गिवन बाय, तो हम लोग दे सकते हैं। अगेन मैंने बोला कि इसका डेरिवेशन भी है, बट डेरिवेशन पार्ट इज नॉट रिक्वायर हियर। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillation be given by, frequency of oscillation will be given by f naught 1 upon pi c। ये इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा। आप बोलेंगे सर ये r क्या है और c क्या है, तो r इज जस्ट लाइक, यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम लोग जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन लेते हैं R1 बराबर R2 बराबर R3, ठीक है, बराबर R4, दिस इज व्हाट R, ये सब बराबर रखा जाता है। ठीक है ना। और सेकेंड केस में यहाँ पे C1 बराबर C2, दिस इज नथिंग बट C। वी कैन यूज ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में कंडीशन यही होना चाहिए कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4, and that is nothing but R, and C1 बराबर C2, then we have this formula, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये इसके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो जाएंगे। ठीक, चलिए, तो ये इसके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हम लोग जनरली कहेंगे। आप चेक करेंगे जब इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हम लोग निकालते हैं तो ये R3 R4 में नहीं होता है, अदरवाइज आप लेंगे भी तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेन ब्रिज। याद रखेंगे, कम से कम फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लिखें। इसके बाद आप लोग का ये जो ऑसिलेटर वाला पोर्शन है ये खत्म हो गया है मैकेनिकल के लिए। सिविल को अभी और हमको लगता है पढ़ना है, सिविल को इसके बाद एलसी ऑसिलेटर भी पढ़ना है, एंड दैट विल सी इन द मॉड्यूल 3 में, उनको पढ़ना है, तो हम लोग मॉड्यूल 3 में देखेंगे। मैकेनिकल का मॉड्यूल 3 खत्म हो गया है, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है आपका लेफ्ट ओवर। नाउ वी विल स्टार्ट व्हाट मॉड्यूल 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो वो पहले कॉमन पढ़ाई होगा क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस को ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मॉड्यूल 2 फॉर मैकेनिकल, एंड सिविल के लिए और भी ऑसिलेटर्स हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है।